0.5% रिपो रेट बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आधे % ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है, बैंक अपने अपने हिसाब से करेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि जो जीडीपी का अनुमान है FY23 के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया और उसको उन्होंने मेंटेन रखा है 7.2% पे। और इसी के साथ जो साल भर का इन्फ्लेशन का अनुमान है उसको भी 6.7% पर अनुमान को बरकरार रखा गया है। तो आज का जो बड़ा फैसला, जो हमने कल एमपीसी में भी चर्चा की, आज सुबह आशीष भी चर्चा कर रहे थे कि थोड़ी फ्रंट लोडिंग अगर कर लें आप तो उससे आगे गिरा आसान हो जाएगी, अहेड ऑफ द कर्व आप रहेंगे। इसीलिए जो बाजार का अनुमान था कि 35-40 बेसिस पॉइंट, उससे बढ़ के 50 बेसिस पॉइंट किया है, जो एक अच्छा तरीका भी हो सकता है कि आगे आपको ईज है। लेकिन इसमें कई सारे मन में सवाल है आशीष मेरे, कि जब आप 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर रहे हैं, आप अपने इन्फ्लेशन के अनुमान में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जीडीपी के अनुमान में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये मैथ कैसे समझेंगे हम? फ्रंट लोडिंग क्यों करना चाहते हैं, इतना ओवर कॉशियस क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली, जब आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर इतनी फ्रंट लोडिंग क्यों? या फिर आप फ्रंट लोडिंग करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि इतनी रोबस्ट ग्रोथ है हमारी कि हमको फ्रंट लोडिंग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ग्रोथ आउट ऑफ द ब्लोन हो जाएगी। क्या ऐसा है क्या? तो इस सवाल में जवाब देने के लिए, इस सवाल में जवाब देने के लिए तो जोशी सर सब के सब, एक बार मैं जाऊं जोशी सर के पास, इसका मार्केट दिखाता हूं। 50 बेसिस पॉइंट्स का एक बढ़िया तगड़ा फ्रंट लोडिंग, उसके बावजूद मार्केट्स डटे और इनफैक्ट जहां थे वहां से और ट्रैक्शन पिकअप होता हुआ। जस्ट बिफोर वो पॉलिसी अनाउंसमेंट में नोट डाउन कर रहा था, निफ्टी 55 अंक मजबूत था, 70 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 210 अंक मजबूत था, 320 अंकों की मजबूती। तो पॉलिसी के बाद मार्केट्स ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी और रिज्यूम कर दी है, बावजूद इसके कि शायद 35 हम बचा के गए थे और 50 बेसिस पॉइंट्स का तड़का आ गया। जोशी सर, अच्छा जोशी सर वैसे उनमें से हैं, उनके लिए सरप्राइज ही नहीं है। हाँ, ये तो पहले कल ही बता देते, 50 बेसिस पॉइंट रेडी रख के बैठे थे जोशी सर। ये बेसिकली ओवर कॉशन का तड़का है क्या ये 50 बेसिस पॉइंट? नहीं, देखिए जिस तरह से रिस्क हैं इन्फ्लेशन को भी, अभी उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे रिस्क भी उन्होंने गिनाए हैं, ग्रोथ के लिए भी और इन्फ्लेशन के लिए भी। और अभी उन्होंने कोई अपने आंकड़े बदले नहीं है, ये बात जैसे अभी नीरज जी कह रहे थे ये भी सही है। पर क्योंकि इन्फ्लेशन के मामले में अभी आश्वस्त हो जाना इट्स टू अर्ली, तो अभी, और दूसरी बात यह है कि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो दे आर लोअर देन द प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो इसमें आई थिंक इसको मैं टाइटनिंग नहीं कहूंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट प्रोसेस। अभी भी रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, तो ये आई थिंक ये कदम इस समय आवश्यक था, क्योंकि अब मेरा ये भी मानना है कि इट इज बेटर टू अर्न ऑन द साइड ऑफ कॉशन, आई मीन एट दिस जंक्शन, रादर देन कि आप बाद में फिर आपके पास ज्यादा तीर नहीं रहते आपके तरकश में। तो इसलिए ये एक बिल्कुल सही कदम था मेरे हिसाब से, और ये आवश्यक भी था इस समय। मेरा तो अगला सवाल, अब ये पहले बोले थे कि प्री पैंडेमिक पे लेवल्स पे ले आएंगे हम, वो बीच में जो रियायत दी थी हम वो वापस ले जाएंगे। तो प्री पैंडेमिक लेवल्स थे 5.15 के, अब हम पहुंच गए जोशी सर कूद काद के 4.9 वाला 5.4 पे। ये जो फ्रंट लोडिंग हुई है, इससे अब ये मान के चलूं कि शायद थोड़ा बहुत डेटा सपोर्टिव हो गया तो अब दरों में जो हाइक का सिलसिला था वो थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम 5.4 5.5 की ट्रेजेक्टरी पे पहुंच गए। अब देखिए, वो आपकी बात वो थमेगा अभी नहीं, मेरे को नहीं लगता। देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि जो प्री पैंडेमिक से जब आप कंपेयर करते हैं, महंगाई भी तो आपकी प्री पैंडेमिक से कहीं ज्यादा है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा उस हिसाब से एग्रेशन चाहिए होगा। हमारा मानना यह है कि अभी 25 बेसिस पॉइंट और रेट हाइक होगा अगली पॉलिसी में। उसके बाद आरबीआई जो ट्रेंड्स जिनकी गवर्नर साहब भी आज बात कर रहे थे कि जो ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स और मॉनसून, वो क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद वो आगे कदम उठाएंगे। सो डेटा ड्रिवन ही रहेगा उसके बाद। तो अभी ये फिलहाल 25 बेसिस पॉइंट तो कम से कम हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं अगली पॉलिसी में। जोशी सर, एक चीज़ मुझे और थोड़ा समझा दीजिए, फिर हम लोग दूसरी तरफ बढ़ें। जब मैंने कहा कि नंबर इन्होंने अपने रिमेन रखे, सेम रखे वैसे ही, और इन्फ्लेशन बढ़ाया, और आप अभी आप कह रहे हैं कि एक हाइक और हल्की फुल्की हो सकती है, आईएमएफ ने अपना ग्लोबल जीडीपी का नंबर कम कर दिया है, इंडिया का भी कम कर दिया है, फिर भी ये जो भरोसा बना हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक तो कारण ये है कि जो आपका कोविड है, उसका जो फंक्शनल डिसरप्शन कोई इकोनॉमी पे नहीं हो रहा है।
और जो आप गूगल मोबिलिटी भी देखें तो वो अभी पिछले 2-2.5 सालों में सबसे ऊपर लेवल पे है। तो कोविड का असर इकोनॉमी पे कम हो गया, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बने हुए हैं। तो कोविड का असर कम होने के कारण जो हमारी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज थी उनमें एक बहुत जबरदस्त रिबाउंड इस साल दिखाई देगा, और वो अभी भी ट्रेल कर रही है प्री पैंडेमिक लेवल को। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ सपोर्ट इस साल आएगी वो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज से आएगी, जिनमें हम सभी देख रहे हैं कि बहुत रिबाउंड चल रहा है। दूसरा जो सपोर्ट का कारण है वो ये है कि मॉनसून नॉर्मल प्रिडिक्ट किए गए थे, और मॉनसून हमारा जो जीडीपी में 15% एग्रीकल्चर से आता है, तो एग्रीकल्चर अगर मॉनसून नॉर्मल प्ले आउट होते हैं तो उसका असर उसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर भी नॉर्मल रहेगा। तो ये दो बड़े पार्ट्स अगर इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे तो ये जीडीपी 7.3% कोई मतलब कोई हम जो हमारी फोरकास्ट है वो कोई सरप्राइज इस साल के लिए नहीं माना जाएगा। चिंता है अगले साल की, क्योंकि जो जितनी मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ हो रही है और ग्लोबल ग्रोथ नीचे आ रही है, उसका असर अगले साल अवश्य दिखाई देगा हमारी ग्रोथ पे। जी सर, एक सवाल और छोटा सा। गवर्नर साहब ने भी माना कि जो खरीफ की सोइंग है पैडी की वो कम है, 20-22% के अनुमान निकल के आ रहे थे एज ऑन डेट। हो सकता है कि आगे मानसून बढ़े तो शायद थोड़ा सा, चूंकि सीजन निकल चुका, अभी अगस्त में जाके बुआई नहीं होती धान की। और उन्होंने ये भी माना कि रूरल ग्रोथ जो है उतना पिकअप नहीं कर पाए अभी तक। तो चूंकि खरीफ की फसल भी उतनी अच्छी नहीं है और रूरल ग्रोथ अभी भी पिकअप नहीं कर पाई है, तो होप रखें कि आगे ये रिकवर करेगी। देखिए, खरीफ की फसल अच्छी नहीं है ये तो नहीं कह पाएंगे, सिर्फ धान पे आई थिंक पैडी पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, पर वो भी फार्मर्स ने दूसरी क्रॉप्स ग्रो कर ली है। तो नेट इम्पैक्ट क्या रहता है वो अभी आगे आगे जब तक मॉनसून कंप्लीटली प्ले आउट नहीं होता वो कह पाना मुश्किल है। तो अभी इसलिए एक नॉर्मल सिनेरियो मान के चला जा रहा है। ठीक बात। तो ये पॉलिसी का वो डिकोडिंग, इनिशियल डिकोडिंग हमारी। अच्छा, इस बीच दीवान साहब, चतुर्मोता साहब सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अखिल मित्तल साहब, टाटा म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम के सीनियर फंड मैनेजर, ये सब आपको आपकी स्क्रीन पे। दीवान साहब, ये 25-35, कुछ लोग बोले ना स्टेटस को भी हो सकता है भाई, उसमें 50 आ गया, फिर बाजार क्यों लटा खड़ा हुआ है? नहीं, इंटरेस्टिंग चीज ये है आशीष की जो भी कदम आरबीआई उठा रही है वो बड़े कॉन्फिडेंटली उठा रही है, और वो बहुत ही फ्रंट एंडेड जो मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि भाई जो अगर इफ यू हैव टू एयर यू माइट एज वेल एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, मतलब अगर आपको संभलना है तो समय से संभलिए, तो उसकी आपको लागत कम लगती है। और मुझे लगता है कि इनके अगर बाकी चीजें आप देखें, जीडीपी फोरकास्ट और ये सब चीजें जो सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े, वो सारे इन्होंने मेंटेन करने की एक इंडिकेशन दी है कि भाई ये तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वैसे ही रहेंगे जैसे थे। और प्री पैंडेमिक जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात है वो देखिए, आते ही हम लोग ने 2 साल में बहुत चीजें कठिन समय में बहुत चीजें हासिल कर ली है। तो अब आपको ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे, इकोनॉमी पे इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने अपनी कॉस्ट साइड जो पुश था वहां पे मैनेज करा। अपने जो बोरोइंग की जो पैटर्न है, अगर आप देखें जो बोरो कर रहे हैं लोग, जो रीपेमेंट हो रही है, तो ये सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। माहौल बदल गया है। ये 2 साल 2.5 साल का जो दौर जिससे हम गुजरे हैं, इसने बहुत कुछ सिखा दिया इंडस्ट्री को, सेक्टर्स को, अच्छे खासे जो कैपिटल इंटेंसिव है। और उस लिहाज से मार्केट इसको कोई नेगेटिवली इसलिए नहीं देख रहा कि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ भी जाती है तो आगे चल के आपको जब ग्रोथ नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी, अब बड़ी रफ्तार पकड़ती हुई दिखेगी, तो उसका फायदा होगा। तब कोई आप स्पीड ब्रेकर नहीं डालेंगे। मतलब शहर में स्पीड ब्रेकर डाल दीजिए, हाईवे पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। ये बेसिकली मार्केट दिखा रहा है। ऐसे निकलेंगे, जब हाईवे पे जाएंगे तो सर्राटा गाड़ी चलेगी। तो ये बस अभी जो नीजक है, असल में हाईवे की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, अच्छी खबर है, बाजार को ये पसंद आ रहा है। अच्छा चतुर्मोता साहब, एक और बड़ा इवेंट निकलता हुआ, मार्केट्स ने फिर से अपनी स्ट्राइड में इस इवेंट को लिया। इवेंट के बाद हम निफ्टी में 1/3, निफ्टी बैंक 3/4% के उछाल के साथ बढ़िया कामकाज करता हुआ, वो नॉर्थवर्ड जर्नी अभी भी इंटैक्ट। क्या दिखा रहा है ये जो? अच्छा, कुछ स्टॉक्स एक बार दिखा दीजिएगा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये हेवी वेट दिखाइए स्क्रीन पे। आईटी तो खैर अपनी चाल चली रहा है आज भी, लेकिन ये सारे स्टॉक्स अब अच्छा मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैसे प्लेस है भाई निफ्टी या निफ्टी बैंक पे चतुर्मोता साहब? अब इवेंट निकल गया, कोई ट्रेड लेने का मन बन रहा है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, बिल्कुल बाजार में जो डिस्काउंटिंग हम कहते हैं कि बाजार अपने एक डिस्काउंटिंग मशीन है और उसी को
बाजार रिफ्लेक्ट कर रहा है और 50 बेसिस पॉइंट के बावजूद भी आप देख रहे हैं कोई नीजर रिएक्शन बाजार में आया नहीं। और जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लेस्ड है, पहले तो निफ्टी की बात करूं तो यहाँ मुझे लगता है 17,200 पे कल ही बाजार ने एक अच्छा बेस बनाकर एक स्मार्ट रिकवरी कल के सत्र में दिखाई। और मैं समझता हूँ 17,800 की बात हम काफी दिन से कर रहे हैं, 17,800 के लेवल बहुत ही जल्द बाजार के अंदर में आते हुए नजर आ सकते हैं। बट उससे भी ज्यादा प्रॉमिसिंग जो ट्रेंड है वो बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है, जहां मुझे लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। और हम जानते हैं कि वैल्यूएशन के भी टर्म्स में आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक 2.1 टाइम प्राइस टू एडजस्टेड बुक पे है, जबकि क्रेडिट ग्रोथ करीब करीब 17% की आ रही है। तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक अच्छी ग्रोथ बैंक्स में देखने को नजर मिल रही है और मुझे लगता है उसका रिफ्लेक्शन बाजार में नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी भी मेरा मानना है 39,000 से 39,500 की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। अगर से इस पूरे स्पेस में कोई टॉपिक रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं समझता हूँ आईसीआईसीआई बैंक पे अभी भी हमारा लॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है और हम इस पे लॉन्ग ट्रेड कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं। 820 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी एक लॉन्ग पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक में ली जा सकती है। 900 रुपए के लक्ष्य यानी कि नए ऑल टाइम हाई मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। वहीं पीएसयू में हम अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे दाव लगा रहे हैं और हमारा मानना है कि इस स्टॉक में जिस तरह के लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेजेक्ट्री पे ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ 0.9 टाइम प्राइस टू बुक पे एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 520 के एक स्टॉक के साथ पोजिशनली मैं समझता हूँ 600 650 की तेजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये बैंकिंग में आईसीआईसीआई और एसबीआई ये दो स्टॉक हमें पसंद है। अगर से इसके अलावा देखना है तो इन्फोसिस मुझे लगता है 1670 1680 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आ रहा है। 1580 के स्टॉक के साथ यहां भी एक लॉन्ग ट्रेड करंट लेवल्स पर लिया जा सकता है। बढ़िया। तो ये दो बैंक और एक आईटी कंपनी आपने रडार पर रखी और आशीष ने इसके आपको लेवल्स भी बता दिए हैं। अखिल मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं टाटा म्यूचुअल फंड के। अखिल जी, आपने इस पॉलिसी को कैसे लिया? बॉन्ड यील्ड इस समय 7% से ऊपर ही चल रही है, काफ़ी 7.24। कैसे लिया आपने इस पॉलिसी को? क्या आपको लगा अच्छा इसमें? ये पॉलिसी में एक चीज अच्छी ये हुई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आगे रखा गया है। आरबीआई ने, दास साहब ने दो चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन की हैं कि डोमेस्टिकली हम अच्छे कर रहे हैं लेकिन ग्लोबली बाकी की दुनिया में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड और ग्लोबलाइज फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो आप इस तरह के हेडविंड एनवायरनमेंट में किसी से बहुत पीछे रह जाएंगे तो करेंसी के ऊपर हिट आ जाएगा और अपनी फ्यूचर की महंगाई दर की एक्सपेक्टेशन ऊपर जा सकती है। आरबीआई ने पहले भी क्लियरली बोला है कि हम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव लेके जाना चाहते हैं। तो अगर आप FY23 का लास्ट क्वार्टर का इनका टारगेट देखेंगे वो 5.8% है। इसका मतलब रिपो रेट तो आपको 6% के करीब लेके ही जाना पड़ेगा, 5.75 से 6 बैंड में। तो उस हिसाब से जब आपको एक माइलस्टोन अचीव करना ही है तो आप उस माइलस्टोन को जितना जल्दी अचीव कर लें आप फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए बेटर माना जाता है। सो हमारा मानना ये है कि आरबीआई ने रिस्क को सामने रखा। जब पूरी दुनिया रिस्क की बात कर रही है तो इट इज इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हम पहले से ही संभल के चल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। दूसरा, इस पॉलिसी में बेस्ट चीज ये दिख रही है कि आरबीआई का जो रिजॉल्व है, आरबीआई की जो कमिटमेंट है इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने की, तो इससे बिल्कुल सामने नजर आ रही है। आरबीआई इसको किसी लक के ऊपर या किसी फ्यूचर कंटिजेंसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता बल्कि इसको हेड ऑन लेके इसको एड्रेस करना चाहता है और इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी एज अ होल, अर्थव्यवस्था के लिए हमको लगता है एक बहुत अच्छा बढ़िया पॉलिसी डिसीजन है। आगे चलते हुए हो सकता है 50 बेसिस का रेट हाइक ना हो, 25 के 2 हो, कैलिब्रेटेड हो, बट हम यही मानते हैं कि आरबीआई बाकी सेंट्रल बैंक से कोई दौड़ में फर्स्ट आना नहीं चाहता बट दौड़ से आउट होना भी नहीं चाहता। सो दे आर रनिंग टू कीप इकोनॉमी इन अ फिट एंड स्टेबल जोन। बिल्कुल ठीक। देखते हैं अब कितने और यहाँ से कैसी ट्रेजेक्टरी। अब इफ्स एंड बट्स हैं। ये यूक्रेन की बात करते करते ताइवान, कल मैं पढ़ रहा था कि वो जो चाइना की एक्सरसाइज चल रही है ताइवान के आसपास, मिलिट्री ड्रिल्स, उसके चलते कमर्शियल शिप सबको रीरूट करना पड़ रहा है। तो वो सप्लाई चेन को फिर से डिस्ट्रप्शन की तैयारी, क्योंकि रीरूट करना पड़ेगा वो पूरे फेरिफेरी से आपको। हाँ, अब वो पता नहीं वहां से कितना, दीवान साहब को स्टडी करी वहां से कौन सा माल इधर आता है क्या दिक्कत आने वाली है। लेकिन ये सब इवॉल्विंग सिचुएशंस हैं, इन पे हम नजर रखेंगे। लेकिन दीवान साहब ने अभी बैंकर से जोड़ना है, समझना है कि कितनी दरें ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, इस हाइक के बाद हमारी जेब और कितनी कटने वाली है, वो बात की बात। हमारे साथ अभी फेडरल बैंक के आशुतोष खजूरिया साहब जुड़ेंगे। लेकिन दीवान साहब, मार्केट्स पे ये बहुत बढ़िया पुल बैक, बहुत बढ़िया मोमेंटम। अब
अब इन लेवल्स पे जहां खड़े हैं हम 17,500 के आसपास की ट्रेजेक्टरी में, बहुत ज्यादा ये रोज सुबह मेंशन करते हैं भाई डेटा में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, ना यहां ना यूएस में, उसके बावजूद इस तरह का पुल बैक। कितने कंफर्टेबल हो आप इन लेवल्स पे अब बाजार पे? क्या ये बुल रन अभी भी इंटैक्ट नजर आता है, या सो कॉल्ड पुल बैक अभी भी इंटैक्ट नजर आता है, या कॉशन का अंडरटोन ले आना चाहिए इस बाजार में? अरे आशीष, कॉशन की तो हमेशा जरूरत रहती है, खास करके ये जो ओवरसोल्ड जोन से हम लोग ओवरबॉट जोन में आ गए हैं। ओवरबॉट तो मैं नहीं कहूंगा, पर एटलीस्ट अच्छी खासी जो बाइंग दिख के इस स्तर पे आए हैं। की आंकड़ा हमारे लिए अभी एफआईज का इन्फ्लो है। जब तक वो पॉजिटिव रहेगा, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई चिंता की बात लेवल्स वाइज आएगी। सॉरी, बट एसेंशली जो आपको इकोनॉमी की फंक्शनिंग को देखना है या कारोबार को, बिजनेसेस को देखना है, तो एक बहुत डिस्टिंक्ट सेक्टर रोटेशन आ रहा है। हमने ऑटो का रिवाइवल देखा, मेटल्स को पीछे होते हुए देखा, बैंकिंग का रिवाइवल होते हुए देखा, कैपिटल गुड्स का होते हुए देखा। तो ये जो चीज इंडिकेट करी कि मार्केट की अब टेक्सचर जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स पे ज्यादा निर्भर रहेगा। उस लिहाज से आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी तब्दीली लाने की जरूरत पड़ जाती है इस लेवल पे। कहीं तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और कहीं आपको कैश पोजीशन बना के तैयारी करनी पड़ेगी कि आप नए सेक्टर्स में जुड़ पाए। दूसरी चीज आशीष जो बहुत इंपॉर्टेंट इस लेवल पे करनी, आपको समझनी कि ये लेवल निफ्टी का आया है, और निफ्टी में हेवी वेट्स के मूवमेंट की वजह से आया है। हेवी वेट्स में इतनी अच्छी खासी चाल आई है कि उसकी वजह से आया है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, वहां पे एडवांस डिक्लाइन रेशियोज जब तक बहुत डिस्टिंक्टली फेवरेबल नहीं बन जाते ऑन अ डे टू डे ट्रेडिंग बेसिस, आपको उसकी स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। तो जो मिड कैप स्मॉल कैप है, उसमें थोड़ा सा चयन सोच समझ के कीजिए कि जो बिजनेसेस अच्छे हैं उसी में पैसा लगाएं, जहां पे इंडस्ट्री सेक्टर के आपको जो बोलते हैं हेडविंड्स की भी आगे आने वाले जो माहौल है वो सुधरता हुआ दिखेगा, वहां लगाएं। क्योंकि मार्केट इज वेरी फिकल, मतलब कभी भी कुछ आ सकता है। ताइवान से कभी जैसे चिंता की बात आ गई, कभी यूक्रेन रशिया का वापस गहमा गहमी शुरू हो जाती है। तो ये इस टाइप की चीजों की वजह से आपको मार्केट लेवल से के बजाय कंपनी के परफॉर्मेंसेस पे जो ध्यान देना है, वहां पे मुझे लगता है नए एक दो सेक्टर जो समावेश इनका हो रहा है, कैपिटल गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल्स में से बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक्स और वो सब इस रिजल्ट सीजन में दिखी है। और थोड़ी बहुत मेरे को रिवाइवल जो दिख रहा है, जो वो ऑटो एंसिलरीज में दिख रहा है, वहां पे एक बहुत बड़ा मूव आपको आते हुए दिख सकता है। बट बाकी जो पॉपुलर सेक्टर्स थे, मेटल्स, केमिकल्स, वहां थोड़ा सा थोड़ी सी नरमी रह सकती है और वहां प्रॉफिट बुकिंग की भी जरूरत बन सकती है। दीवान साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी जोशी साहब ने कही थी। मैं तो बड़े गौर सुनता हूँ, पिछले हर 45 दिन बाद एमपीसी जब हम करते हैं तो जोशी जी कहते हैं कि जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस है ना और रोबस्ट ग्रोथ आई है। बिल्कुल सही बात है, एकदम गजब की मतलब ग्रोथ है। कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस पर जो पैंडेमिक के बाद जहाँ जहाँ आप नहीं जाते थे, जो बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए थे, अब वहाँ पे बड़ी गजब की ग्रोथ है। जोशी जी सही कह रहा हूँ ना मैं? आपने कई बार मुझे ये बात बताई, समझाई है। सर म्यूट पे है आपका भी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो पीएमआई सर्विसेज का इंडिकेटर है वो भी इसी बात को दर्शाता है। और ये अगर आप कहीं हॉलिडे में जाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है, इस समय जगह कहीं मिलती नहीं है। तो ये सब आई थिंक इंडिकेट कर रहा है कि वो हम एक्टिविटीज जो रुकी हुई थी पैंडेमिक की वजह से, और वो अब लोगों ने, अब पैंडेमिक मतलब दे हैव लर्न टू लिव विद द वायरस, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो दीवान साहब, यही तो मेरा सवाल था कि जहां अर्निंग एक्सपैंड हो रही है वहां पे पैसा लगाना चाहिए ना। जो जोशी साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से देखिए, रेस्टोरेंट्स के जो नंबर्स आए हैं, ये वेस्ट साइड के बर्गर बनाने वाली जो कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल के, ये गलत के हैं। ये तो हमने ये सोचा भी नहीं था। सो आई थिंक दैट इज द ट्रेंड। यू लुक एट होटल, लुक एट एयरलाइन। मुझे लगता है एक पॉकेट जहाँ क्रूड की सॉफ्टनेस की वजह से भी आपको इंप्रूवमेंट दिख सकता है, और बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट दिख सकता है, वहां एयरलाइंस है। इंडिगो का शेयर देखिए, स्पाइस जेट, जितनी स्पाइस जेट को मार पड़ रही है उतना इनको फायदा हो रहा है। इन्होंने रेट अपने इतने समय से इतने ऊपर रखे हुए हैं। जो फ्लाइट में 4,000 में लिया करता था वो आज 5.5-6 में है। अब वो कहीं हल्की होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। तो इनके मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कोई चिंता है। सो ये सारे सेक्टर्स में आपको एक टर्न अराउंड बहुत शार्प दिख रहा है। पीवीआर में आप शायद लेट हो गए, बट आई थिंक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स वाले जो मतलब ईटिंग आउट वाले जो बिजनेसेस हैं, वहां पे देखिए बारबेक्यू नेशन करके एक कंपनी है, गजब का इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बुकिंग्स देखो आप, नहीं जल्दी मिलती। तो इस टाइप की सब चीजों में एक रिवाइवल आने की जरूरत है। कई थोड़े से हाई प्राइस पहले से ही थे, उस लिहाज से वहां पे अपसाइड आपको कम दिखेगी। बट जहां पे जगह है वहां पे गजब का आपको बिजनेस, और फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है,
और क्या इससे अच्छा चाहिए होता। ये बात सही है जोशी सर जो कह रहे हैं ना, जगह नहीं मिलती। अरे देखो मैंने जगह ना होटल में मिलती है जोशी सर, ना फ्लाइट में मिल रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एवरेज रेट्स अब बढ़ चुके हैं, होटल्स के भी फ्लाइट के भी। वो 3-3 4-4 वाली फ्लाइट के दिन लद गए। चेक इन में अब 2-2 आप घंटे। 1-1 2-2 3-3 महीने डाउन द लाइन भी ढूंढोगे तो भी वो सारा वो 7,000 8,000 9,000 के रेट मिलेंगे। नहीं, ऐसे और इसका- लोग भी थोड़ा होशियार हो गए हैं। क्या मैंने सोचा लखनऊ चले जाऊंगा, दिवाली के आसपास ट्राई किया, पहले से बुक है सब। मैं तो चिंता रहती चतुर्मोता साहब बार बार ये रायपुर कैसे जाते हैं आते, रायपुर कैसे जाते हैं अरे आते, बड़े लोगों के लिए कैसे फर्क कर नहीं लेते हो आप पड़ता है। भाई? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो है ही, और दिखता भी है, बट क्या करें, अब घर है तो जाना तो पड़ेगा ही। आप रायपुर में कि मुंबई में? जबलपुर में। अभी तो मैं मुंबई में हूँ। हाँ? जबलपुर में कि अभी मुंबई में? मुंबई। ये यही रेट बढ़े इसीलिए जाना कम कर दिया इन्होंने। आप कुछ कह रहे हो आप जोशी जोशी सर कह सर? रहे थे, हाँ। नहीं, मैं कह रहा था ये सब जो जहाँ डिमांड बढ़ रही है इसका इम्पैक्ट महंगाई की दर पे भी पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा महंगाई की दर पे अभी आश्वस्त होना, सर्विसेज, खासकर सर्विसेज में महंगाई की दर पे थोड़ा प्रेशर इसका अवश्य बनेगा, और थोड़ा दिख भी रहा है बनता हुआ डेटा में। इकोनॉमिस्ट की एनालिसिस से भी स्टॉक निकाल लेना कितनी बड़ी बात होती है। मैंने जोशी को सुन के बोला, यही होगा, और एकदम सही फिट हो गया कि होटल जो है जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, बैंकर हमारे साथ जुड़ गए शायद, आशुतोष खजूरिया जी। अच्छा, 1 मिनट और लगेगा, अभी थोड़ा माइक अप हो रहे हैं। अभी वो हमने क्या करा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो गवर्नर साहब की मीट तो चल रही थी, बीच में आ गए क्योंकि हम थोड़ा सा बीच में आके हमने रिएक्शन ले लिया, बाजार रिएक्ट कर लिया था, तो हमने सोचा उस पर फोकस कर लिया, तो वो जुड़ेंगे मेरे ख्याल से, सुन के जुड़ रहे हैं। जी। हाँ, इस बीच खजूरिया साहब जुड़ गए। फेडरल बैंक के खजूरिया साहब, ईडी, आपको आशुतोष खजूरिया स्क्रीन पे नजर आएंगे। खजूरिया सर, गुड मॉर्निंग। बड़ा बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे आप लोगों का, आपका ये 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक। सुप्रभात सर। 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक मतलब मेरे सारी दरें, लोन वोन सब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे हैं कि आपने कुछ प्रीएम्प्ट करके पहले से बढ़ा रखा है? देखिए, ऐसा है, रेपो रेट का जो अनुमान है कि कहां पीक होगा वो है 5.75 से 6 के बीच में। कुछ लोगों का ये विचार है कि 5.75 पे जाके रुक जाएगा, कुछ का है कि 6 तक जाएगा, और बहुत ही कम है ऐसे तादाद में जिनका अनुमान है कि ये 6 के ऊपर जाएगा रेपो रेट। अब वो उसको पहले 50-50 करके पहले बढ़ा लेते हैं, या उसकी पेस जो है वो धीमी रखते हुए 25-35 इस तरह से चलते हैं, इसमें विकल्प हो सकता है। तो अगर आपको 6% की ओर बढ़ना है तो आपने शुरू में ये तीसरा आपने देखा 50-50 की तीसरी हाइक हुई है, मतलब 150 बेसिस पॉइंट हम बढ़ चुके हैं तकरीबन। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इनफैक्ट 5.40 पे आज आ चुके हैं, 140 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हो चुकी है, 40-50-50 ऐसे। तो मेरा अपना ये अनुमान है कि ये शायद इस वजह से है कि अभी कई ऐसे एरियाज हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं हैं। जैसे एक तो तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें इतनी ज्यादा वोलेटाइल, इतनी ज्यादा बदल रही हैं। एक और वो 130 के ऊपर चली गई थी, फिर वो नीचे आके 100 के नीचे आई हैं, फिर बीच में भी जो है वो 120 को छूती रही। हाँ खजूरिया साहब, वो अभी हमारी चर्चा चल रही थी। तो खजूरिया साहब, मैं ये जानना चाहता था, सही सारे बैंक्स ने अनाउंस करा, अपनी अपनी दरें बढ़ाई, लेंडिंग रेट्स बढ़ाए, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 25। फेडरल बैंक ने भी इस बीच बढ़ाई थी क्या ऑलरेडी? और दूसरा सवाल इसी के साथ, जब आप दरें बढ़ा रहे थे तो हम लोग की डिपॉजिट वाला दरें कितनी बढ़ाई आपने? कितना कुशन आप लोग के लिए बढ़ गया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर आप देखें 1 अप्रैल से अब तक फेडरल बैंक ने 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, जबकि हमारे मतलब मेरे ख्याल से प्रतियोगिता में अगर आप देखें तो 80 बेसिस पॉइंट तक लोगों ने बढ़ाया है। तो कहां 30 और कहां 80, हम उस क्वाड्रेंट में है, आप कह सकते हैं कि उस समूह में है जिन्होंने सबसे कम बढ़ाई हैं। एक ये बात है, और दूसरा हमने डिपॉजिट की दरें भी उसी अनुपात में बढ़ाई हैं। हमारी डिपॉजिट की दरें सेविंग से लेकर और फिक्स डिपॉजिट तक, इस समय हमारा एनआरआई का चल रहा है 6.80 तक का हमने रेट जो है वहां पे ऑफर किया हुआ है। तो मतलब हमने तो हमेशा से इस चीज को कहा है, और आपके चैनल पर भी और अन्य चैनल्स पर भी मैंने ये कहा है कि भारतीय बैंकों के लिए, खासतौर से जो इंडिया बेस्ड बैंक्स हैं, उनके लिए नितांत आवश्यक है कि वो जमाकर्ताओं का भी उतना ही ध्यान रखें जितना कि ऋण ग्रहीताओं का। तो अगर आप
क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो स्रोत हैं, वो 90% जो हैं वो डिपॉजिट से आते हैं। इसलिए हमने पहले तो उनको बढ़ाया, उसके बाद हमने जो है ब्याज की दरें दूसरी ओर बढ़ाई। खजूरिया साहब, 1 सितंबर को जो आपकी एल्को मीटिंग होगी उसमें आप ब्याज दर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे इस बढ़त के बाद? एक तो ये कि आप तारीख से आपसे सहमत नहीं, 1 सितंबर तो बहुत दूर है। हम 15 अगस्त के पहले ही जो है एल्को की मीटिंग रखेंगे। हाँ। तो 1 सितंबर तो अभी बहुत दूर है। और निश्चित रूप से ब्याज दरों पर पूरी तरह से विचार विमर्श होगा और वहां पर ये उसका मंथन होने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कितना जमा राशियों के ऊपर बढ़ाना है और कितना अपने क्या बोलते हैं लोन्स के ऊपर तो बढ़ाना है। एक चीज लोन्स के केस में काफी कुछ एक फॉर्मूला सा बना हुआ है। तो खजूरिया साहब, आपका आगे क्या है? MCLR एक ऐसा फॉर्मूला है। हाँ, आपने कहा आपके 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, कुछ कंपटीटर्स ने तो 80 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा है। तो आप वो कंपटीटर्स एग्रेसिव हो गए थे या दरअसल अब आपको कैचअप करना है? देखिए, ये निर्भर करता है कि आपकी अपनी देयताएं और आपकी आस्तियां, उनका जो टर्म्स है वो क्या, उनका टेनर क्या है, मतलब आपकी जो लाइबिलिटीज हैं उनका वेटेड एवरेज टेनर क्या है, आपने किस प्रकार के आपके स्रोत हैं। अगर आपके लंबे स्रोत हैं जो आपने कम दर पर लेके रखे हैं तो आपको वो काफी लाभान्वित करते हैं, क्योंकि वो फिक्स रेट पे ही वो डिपॉजिट आपके पास बरकरार रहते हैं जब तक कि कोई उसकी प्री मैच्योर पेमेंट ना ले। कुछ लोग जो अल्प समय के लिए लेते हैं, 6 महीने साल भर के लिए लेते हैं, तो उनको बहुत जल्दी उसको रिप्राइस करना पड़ता है, क्योंकि उनको नए स्रोत चाहिए और नए स्रोत के लिए उनको उस तरह का दर जो है वो बाजार में देनी होगी, उस तरह की ब्याज दर कोट करनी पड़ेगी। तो ये उस पर भी निर्भर करता है बैंक से बैंक तक। और दूसरा ये भी है कि आपकी आस्तियां किस प्रकार की हैं। अब जैसे कुछ एक बैंक हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत ज्यादा हैं, अब वहां पर वो सेकेंड हैंड ट्रक्स और इन सब चीजों की भी बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग करते हैं। अब उसमें जो उनके रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनकी निम देखें तो बहुत रिच निम रहेगी। तो वो जमा राशियों के लिए भी, बल्क के लिए भी, जो आपके होलसेल या जैसे आप कह सकते हैं थोक के जो जमा राशियां हैं, उन पे भी बहुत अच्छी जो है वो रेट देने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनकी वो निम, उन्होंने किस तरह का आपने अपना एसेट पोर्टफोलियो बनाया है उस हिसाब से आपको अपनी लायबिलिटीज को भी कोट करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, खजूरिया सर बोलते बोलते बोले देता और अस्तियां। देता तो पेमेंट हो गया, अस्तियां क्या? रिसीवेबल्स हो गए ना, है ना सर खजूरिया सर? लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। लाइबिलिटीज, देता है लाइबिलिटीज हैं, आस्तियां जो है एसेट्स हैं। आस्तियां, देता तो अच्छा, देता लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज एसेट। दीवान सर, आपने सुना लाइबिलिटीज और एसेट का पूरा फार्मूला हम लोग समझ गए हैं और इशारा भी कर दिया खजूरिया साहब ने कि 15 अगस्त को एक गिफ्ट मिलेगा ब्याज दर बढ़ने का। उससे पहले मैं तो 15 दिन की और रियायत सोच रहा था, लेकिन और पहले ही 15 दिन पहले। तो अभी बताइए रियल एस्टेट का क्या होगा? होम लोन और महंगा होगा? हाँ, होम लोन में खास करके जो ईएमआई लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है वो काफी होता है। अगर आप देखें ऑलरेडी ये पिछले 3 महीने में मई के बाद से जो 140 बेसिस पॉइंट की हाइक के बाद भी हुआ है उसमें, और एचडीएफसी के चेयरमैन साहब बीच में जब आए थे तो उन्होंने भी ये समझाया कि उसको रीसेट करते थे जो क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो उसका असर आपको अच्छा खासा जब दिख रहा है। तो जो ईएमआई आपकी 40,000 के करीब 35-40,000 थी, वो सीधी आपकी बढ़ के 42,000 या 38,000 के हिसाब से, मतलब डिपेंडिंग ऑन किस टेनर की है। तो ये जो रेंज जब बढ़ जाती है तो एक चीज ये होती है कि सामने वाला जो ऑलरेडी लोन लेके बैठे हैं, ऑफकोर्स वो कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं वो कर पाते डिसीजन मेकिंग, बट जो नए फंडिंग है, जो नया रियल एस्टेट का परचेज है नीरज, उस पर डेफिनेटली एक डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा सा थम सकता है, उसमें डेफरमेंट आ सकता है या थोड़ी सी डिले हो सकती है डिसीजन में। बट हैविंग सेड दैट, ये ना इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, और हमारे साथ बैंकर्स, जितने दिग्गज बैंकर्स हैं उनसे आप इसका वो भी करा सकते हैं वैलिडेशन, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आप अच्छे क्लाइंट्स को जब लेंड करते हो तो वो आप कॉस्ट ऑफ फंड्स आपकी जब ज्यादा होती है तो क्वालिटी ऑफ बुक्स इंप्रूव्ड उस पोजीशन में वही लोग ले पाते हैं जो पे कर पाते हैं। तो आपकी एटलीस्ट जो एनपीए क्रिएशन है वो, उसकी जो सारी साइकिल है वो काफी मैनेजेबल रहती है, अच्छी खासी उसमें कंट्रोल में रहती है, और मार्जिन जो है निम्स कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव आगे चल के होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो इसमें जीतेगा, और उस लिहाज से जो बैंक्स हैं वो दे हैव एन एज ओवर एनबीएफसीज। तो ये जो एडवांटेज आपको बैंक्स को मिलेगा, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको बैंक्स की मार्जिन इंप्रूवमेंट में दिखेगा, नॉट नेसेसरली ग्रोथ। तो मतलब बैंकों की बहुत तारीफ करें, मैं तो रियल एस्टेट की चिंता कर रहा था कि यहाँ 1000 रुपए की ईएमआई बनने वाली है पर लाख, 8-9% तो हो ही चुका ऑलरेडी। खैर एनीवे, देखिए हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि होटल स्टॉक्स भाग रहे हैं,
जोशी सर देखिए, आप कितने सारे होटल स्टॉक्स सब 5-5, 6-6, 7-7%, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, सब वही कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले हैं। देखिए क्या गजब की थ्योरी है। अडवाणी होटल्स, लेमन ट्री 6.5%, इस तरह की रैली बन गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज में। देखिए इसको कहते हैं एनालिसिस। जोशी सर ने बोला और एकदम चारों तरफ छा गए। ओरिएंट होटल, शैले होटल, सब में बढ़िया तेजी है। अच्छा दीवान सर, हम लोग सोच रहे हैं 5 बजे और विस्तार से इस पर चर्चा करें आज, तमाम सारे सेक्टर्स पे और इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा। खजूरिया साहब से भी चर्चा करेंगे। तो हम 5 बजे मान के चल रहे हैं कि आज दीवान साहब हमारे साथ रहेंगे, विस्तार से हमें समझाएंगे कि कौन कौन से सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा और क्या क्या खरीदना है। मैं आवाज अड्डा का औपचारिक निमंत्रण दे रहा हूँ आपको। मतलब मना करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ के सर मैं क्या करूँ, मिलते नहीं ना आप पकड़ में, तो हमने कहा ऑनियर ही देते निमंत्रण। नहीं, डेफिनेटली विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू। तो ठीक है, खत्म किया जाए शो यहाँ पे। बढ़िया मजबूती के साथ छोड़े जा रहे हैं भाई। 17,450 की ट्रेजेक्टरी में निफ्टी बैंक अब 325 अंकों की बढ़त के साथ 50 बेसिस पॉइंट्स के उस तगड़े हाइक के बावजूद इक्विटीज अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी इंटैक्ट रखे हुए। इस नोट पर आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, और खास तौर पे बहुत आसान शब्दों में ये पॉलिसी डीकोड करके समझाने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू रहेगा, और ब्रेक के उस पार तो खिलाड़ी नंबर 1। तो अब पॉलिसी के बाद कौन से स्टॉक्स पे एक्सपर्ट्स दाव लगा रहे हैं ये जान।